हेलो एवरीवन, शिक्षा सप्तक में आपका स्वागत है। साइंस की क्लास में आज केमिस्ट्री में हम लोग अपना लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को हम लोग आज पढ़ते हैं। कार्बन और उसके यौगिक, दो बातों का इसमें हमको पढ़ना है, दो बातें पढ़नी है। एक तो कार्बन के बारे में खुद पढ़ना है, कार्बन एलिमेंट्स क्या है उसके बारे में पढ़ना। दूसरा, ये कंपाउंड्स कैसे बनाता है, इसके कंपाउंड्स की इंपॉर्टेंस इतनी क्यों है, ये हमको पढ़ना है। पहले कार्बन देखते हैं, फिर इसके कंपाउंड देखते हैं। तो कार्बन जो होता है, कार्बन एक तत्व है, एलिमेंट है। ये कार्बन एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तत्व की बात कर रहे हैं। ये कार्बन एलिमेंट जो है, ये प्रकृति में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। नेचर में बहुत कम इसकी प्रेजेंस है, प्रकृति में बहुत कम है। ये प्रकृति में लेस है, बहुत कम है, बहुत कम है इसकी प्रेजेंस, नेचर में बहुत कम है। अब नेचर में पाया कहाँ कहाँ जाता है, प्रकृति में या नेचर में? ये पृथ्वी जो है, अर्थ हमारी, अर्थ की क्रस्ट में पाया जाता है, मतलब पृथ्वी की सतह पर पाया जाता है। क्रस्ट का मतलब सतह, पृथ्वी की सतह पर अल्प मात्रा में पाया जाता है। और वायुमंडल में ये पाया जाता है गैस के रूप में, वायुमंडल में ये पाया जाता है गैस के रूप में, वायुमंडल में गैस के रूप में पाया जाता है। पृथ्वी की सतह पर ये खनिज के रूप में पाया जाता है। तो जो पृथ्वी की सतह है, इसमें खनिज के रूप में जो कार्बन की प्रेजेंस है वो है 0.02%। नेचर में केवल 0.02% कार्बन पृथ्वी की क्रस्ट में पाया जाता है, वो भी खनिज के रूप में। और वायुमंडल में गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में पाया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में जो इसकी प्रेजेंस है वायुमंडल में, वह है 0.03%। तो यहां से आपको मिल गया होगा कि कार्बन एक तत्व होता है जो प्रकृति में बहुत अल्प मात्रा में पाया जाता है। और प्रकृति में ये दो तरह से पाया जाता है, एक तो पृथ्वी की सतह पर पाया जाता है, अर्थ की क्रस्ट में पाया जाता है। अर्थ की क्रस्ट में खनिज के रूप में पाया जाता है, और खनिज के रूप में जो इसकी प्रेजेंस है वो है 0.02%। और दूसरा, ये वायुमंडल में पाया जाता है, वायुमंडल में गैस के रूप में पाया जाता है। गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ये नेचर में प्रेजेंट होता है, जहां इसकी प्रेजेंस होती है 0.03%। अब आप देखेंगे इतना कम ये नेचर में है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ढेर सारे हमारे पास एलिमेंट्स थे, हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है, लगभग 100 से ज्यादा, 125 से ज्यादा एलिमेंट है हमारे पास। लेकिन हम केवल कार्बन की बात क्यों कर रहे हैं? तो कोई तो कारण होगा, कार्बन को इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, तो कार्बन का इतना महत्व क्यों है, ये बात हम लोग देखते हैं। इसके देखने से पहले थोड़ी सी बातें और देखते हैं कार्बन की। ये तो हमको मालूम हो गया, कार्बन जो नेचर में एलिमेंट के रूप में पाया जाता है, और एलिमेंट के रूप में इसकी प्रेजेंस बहुत कम है। या तो क्रस्ट में पाया जाएगा, या फिर एटमॉस्फेयर में पाया जाएगा, वायुमंडल में पाया जाएगा। और एटमॉस्फेयर में ये गैस के रूप में पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में पाया जाता है, वहां इसकी प्रेजेंस इतनी है। और क्रस्ट में खनिज के रूप में पाया जाता है। और खनिज कौन कौन से? खनिज में आपका कोक हो गया, कोयला हो गया, कोयला के रूप में पाया जाएगा। पेट्रोलियम के रूप में कार्बन पाया जाता है खनिज के रूप में। और इसके बाद ये कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, जैसे संगमरमर है और ये सब हैं, ये कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। और बाइकार्बोनेट के रूप में भी ये पाया जाता है। तो खनिज में ये चार तरह से पाया जाएगा, चार खनिज के रूप में ये पाया जाएगा, जिसमें होगा कोयला, कोक, पेट्रोलियम, इसके बाद ये कार्बोनेट के रूप में भी पाया जाता है। संगमरमर जो आपका होता है वो सब कार्बोनेट के ही फॉर्म होते हैं। और बाइकार्बोनेट के रूप में भी ये पाया जाता है।
बाई कार्बोनेट के रूप में भी ये नेचर में पाया जाता है। तो खनिज जो है ये खनिज के रूप में ये 4 तरह से मिलते हैं क्रस्ट में पृथ्वी की। तो अर्थ की क्रस्ट में 4 तरह से पाए जाते हैं खनिज के रूप में। पहला कोयला, दूसरा पेट्रोलियम, तीसरा कार्बोनेट और चौथा आपका होता है बाई कार्बोनेट या जिसे हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। अब देखें जो ये कार्बन हमारा एलिमेंट है, कार्बन एलिमेंट जिसे हम बोलते हैं, इसका सिंबल जो होता है, इसका सिंबल जो होता है, इसको सिंबलिक रूप में जब हम लिखते हैं तो इसका सिंबल सी होता है ना। ये तो बातें आपने 9th में सीखी है। इसका सिंबल सी होता है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें 6। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इसमें 6 होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें 6 होते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें 6, 7 और 8 हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें है 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें है 6, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसका चेंज होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसके हैं 6, 7, 8। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं चेंज हो रहा है, तो ये अपना एटॉमिक नंबर नहीं चेंज करेगा, परमाणु क्रमांक नहीं चेंज करेगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब इसका मास नंबर चेंज होगा, एटॉमिक मास चेंज होगा, मतलब परमाणु भार चेंज होगा। तो ये समस्थानिक का निर्माण करेंगे, यहाँ आइसोटोप्स का क्रिएशन होगा। तो 3 तरह के कार्बन पाए जाएंगे। तो कार्बन का सिंबल होता है सी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं 6 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो सकता है 6, 7 एंड 8। अब जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यही एटॉमिक नंबर होता है। तो इसका जो परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर जिसे हम लोग परमाणु क्रमांक बोलते हैं, परमाणु क्रमांक बोलते हैं, ये भी हो जाएगा 6। ये भी चीजें हमने पढ़ी थी 9th में कि जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है किसी भी एलिमेंट का, वो उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उसके इक्वल होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके इक्वल होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 और एटॉमिक नंबर भी 6, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसके 3 हैं। अब आपने कहा था कि जो एटॉमिक मास होता है, द्रव्यमान संख्या होती है, परमाणु भार होता है। कार्बन क्योंकि एटम है, एलिमेंट है, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक मास होगा कार्बन का, परमाणु भार होगा कार्बन का, द्रव्यमान संख्या भी बोलते हैं इसको। परमाणु भार जो होगा कार्बन का, तो किसी भी एलिमेंट की जो द्रव्यमान संख्या होती है, एटॉमिक नंबर होती है, एटॉमिक मास होता है, सॉरी, एटॉमिक मास जो होगा वो होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहां देखें, जो कार्बन की बात करेंगे, अगर कार्बन के एटॉमिक मास की बात करेंगे, कार्बन के एटॉमिक मास की बात हम लोग करें, अगर एटॉमिक मास की बात करें, तो कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 6 ही है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो जा रहे हैं, एक बार 6 हो जा रहा है पहली कंडीशन में, तो इसका एटॉमिक मास निकल के आएगा 12। दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 6 ही रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 हो गया, तो अब की बार इसका एटॉमिक मास हो गया 13। अब तीसरी कंडीशन ये है कि अब की बार तो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज होके 8 हो गया, तो अब की बार इसका एटॉमिक मास हो गया 14, इसकी द्रव्यमान संख्या हो गई 14। तो 3 द्रव्यमान संख्याएं हैं, 3 परमाणु भार कार्बन के हैं, तो अलग अलग परमाणु भार हैं, तो क्या बनेगा, समस्थानिक बनेगा। अगर अलग अलग परमाणु क्रमांक होता था तो क्या बनता था, संभारिक बनता था, आइसोबार्स बनता था।
अलग अलग द्रव्यमान संख्याएं हैं, तो ये किसका फॉर्मेशन करेंगी? ये फॉर्मेशन करेंगी आइसोटोप्स का। आइसोटोप्स का मतलब समस्थानिक का। समस्थानिक का फॉर्मेशन होगा तो कार्बन के आइसोटोप्स फॉर्म होंगे, कार्बन के समस्थानिक फॉर्म होंगे। जब कोई भी एलिमेंट हो उसके द्रव्यमान संख्याएं, एटॉमिक मास अलग अलग होता है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम हो, तो एटॉमिक नंबर आप देख ही रहे हैं, एटॉमिक नंबर हमेशा 6 ही रह रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन एटॉमिक मास इसका चेंज हो जा रहा है, परमाणु क्रमांक इसका बदल नहीं रहा है, 6 ही रह रहा है, लेकिन परमाणु भार इसका बदल जा रहा है, एक बार 12, एक बार 13, एक बार 14। तो अगर परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर सेम रह रहा है और एटॉमिक मास चेंज हो जा रहा है, परमाणु भार चेंज हो जा रहा है किसी एलिमेंट का, तो वो फॉर्मेशन करते हैं आइसोटोप्स का, समस्थानिक का। तो कार्बन के समस्थानिक होंगे, तो कार्बन के क्या होंगे? समस्थानिक होंगे, कार्बन के आइसोटोप्स होंगे, है ना। अब जितने एटॉमिक मास होंगे उतने आइसोटोप्स होंगे। तो कार्बन के एटॉमिक मास 3 हैं, 3 द्रव्यमान संख्याएं हैं कार्बन की, इसके आइसोटोप्स 3 होंगे, 3 आइसोटोप्स होंगे भाई इसके, यहां दिखा लिया जाता है। 3 आइसोटोप्स होंगे कार्बन के। एक वह कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 है, एक वह कार्बन जिसका एटॉमिक मास 13 है, और एक वह कार्बन जिसका एटॉमिक मास 14 है, और सबके एटॉमिक नंबर रहेंगे 6। ठीक, तो इसे कहेंगे कार्बन 12, इसे कहेंगे कार्बन 13, इसे कहेंगे कार्बन 14। तो कार्बन ने आइसोटोप्स भी दिया क्योंकि इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो रहे थे। तो 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। तो यहां तक हम लोगों ने कार्बन के बारे में सीखा है। अब अगली चीज हम लोग कार्बन के बारे में ये जानते हैं कि कार्बन जो होता है ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अपने अष्टक को कंप्लीट करता है ना। कार्बन जो होता है, कार्बन अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। कोई भी एलिमेंट होता है उसका मेन टारगेट होता है उसका ऑक्टेट कैसे कंप्लीट हो, इसी से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। कोई भी तत्व होता है उसका मेन टारगेट होता है, मेन लक्ष्य होता है कि उसका अष्टक कैसे पूरा हो जाए, इसी के चक्कर में यौगिक का निर्माण होता है। यही जो मेन एम है, यही एम कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो कार्बन भी ये चाहता है, कार्बन भी ये चाहता है कि उसका अष्टक पूरा हो, उसका ऑक्टेट फुलफिल हो। तो ऑक्टेट पूरा होने का मतलब क्या होता है? ऑक्टेट पूरा होने का मतलब ये होता है कि वो अपने जो आउटर सेल है, बाह्य कक्षा जो है, उसको पूरा करना चाहते हैं। अगर दूसरी आउटर सेल है तो 8 इलेक्ट्रॉन उसमें चाहते हैं, तीसरी है तो भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं। मतलब वो आउटर मोस्ट सेल, क्योंकि कार्बन में 2 ही दूसरी ही है, तो कार्बन ये चाहता है कि उसकी जो आउटर मोस्ट जो सेल है, उसकी जो बाह्य कक्षा है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो। अब देखें होगा क्या, कार्बन जो है, कार्बन में क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हैं, तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करोगे तो पहली जो कक्षा होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन जब हो जाते हैं पहली कक्षा में तो पहली कक्षा पूरी हो जाती है, फर्स्ट सेल जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है। अब इलेक्ट्रॉन दूसरी सेल में जाना चालू करता है, तो दूसरी सेल में कहां तक जाता है? 8 इलेक्ट्रॉन तक। अब दूसरी सेल में यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन ही बचेंगे। अब ये अपनी ऑक्टेट को पूरा करना चाहता है। इसकी ऑक्टेट जो बाहर की है वो है दूसरी, सेकेंड ऑक्टेट है ना, दूसरी सेल है, दूसरी सेल को पूरा करना चाहता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कब हो, कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसकी दूसरी सेल में, तब इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और ये नोबेल गैस की संरचना प्राप्त करेगा, अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त करेगा। ये टारगेट होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कार्बन का। अब जो ऑक्टेट कंप्लीट करना अक्रिय गैस की, नोबेल गैस का जो कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना होता है, अक्रिय गैस की संरचना जो प्राप्त करनी होती है, अक्रिय गैस संरचना प्राप्त करने के लिए
संरचना, नोबेल गैस स्ट्रक्चर के लिए, कॉन्फ़िगरेशन के लिए, कॉन्फ़िगरेशन के लिए, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या होता है, दो चीजें होती हैं, है ना। अक्रिय गैस संरचना या नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए दो चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन या तो लिए दिए जाते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, या तो इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है, लेन देन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन गिव एंड टेक किए जाते हैं, या तो दिए जाएंगे या तो लिए जाएंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, साझेदारी होगी, शेयरिंग होगी, है ना, शेयरिंग होगी। ठीक, तो दो तरह की बातें होती हैं नोबेल गैस के ऑक्टेट को प्राप्त करने के लिए। तो कार्बन भी दो काम करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन का लेन देन करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। आइए देखते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन का लेन देन करता है, इलेक्ट्रॉन को देता लेता है, तो फिर क्या होगा। क्या इलेक्ट्रॉन के लेन देन से ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा। अब इलेक्ट्रॉन के लेन देन की बात अगर आप कर लो तो कार्बन के, क्योंकि जो आउटर मोस्ट इसकी सेल है, जो बाह्य कक्षा है इसकी, वो सेकेंड है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब 8 चाहिए, ठीक है, 8 चाहिए। एक चीज ये जानो कि ये दूसरी जो सेल है, इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा कोई एलिमेंट, या तो इसी में इलेक्ट्रॉन लेके इस सेल को कंप्लीट कर ले, या एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के ये उसके पहले की सेल में आ जाए जो कंप्लीट है। तो दो काम हो सकता है, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ के पहली सेल में आ जाए तो ये कंप्लीट है ऑलरेडी, तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। इलेक्ट्रॉन को लॉस करना पड़ेगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन को, है ना। फिर दूसरे में 8 चाहिए, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले और दूसरे जो सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो दो प्रोसेस हो सकती हैं, दो चीजें ये कर सकता है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस करे, या तो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करे, या तो 4 त्याग दे, या तो 4 प्राप्त कर ले। अब इलेक्ट्रॉन के लेन देन में दो बातें हो सकती हैं, या तो 4 इलेक्ट्रॉन ये लॉस करे, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन ये दे, या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे, या तो 4 इलेक्ट्रॉन ये प्राप्त करे, है ना। इसको मतलब देना, इसका मतलब लेना, या तो ये, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन दे, 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, सॉरी त्याग लिख दें ज्यादा अच्छा है, त्याग करे, या गेन का मतलब ग्रहण, या तो 4 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करे। अब देखिए समस्या क्या होगी। 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये लॉस करता है तब भी इसके साथ समस्या है, 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये ग्रहण करता है तब भी इसके बाद समस्या है। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो देखें क्या होता है। हम लोगों ने देखा था कि कार्बन जो है, कार्बन के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन जो थे वो थे 6, जो न्यूक्लियस में होते हैं, नाभिक में होते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो था वो भी था 6, ठीक है। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है तब इसके पास प्रोटॉन बच जाएंगे 6 और इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे 2। अब बताओ ये कैसे बात चलेगी। 1-2 का अंतर होता तो काम चल जाता। अब 4-4 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, प्रोटॉन वहां बैठ के क्या करेगा, छोड़ देगा आसानी से, क्या जाने देगा। इसका तो सब कॉम्बिनेशन ही बिगड़ जाएगा, इसका न्यूट्रलाइजेशन ही खत्म होने का है ना। तो ऐसे ये जाने नहीं देगा, इसका जो अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा, जो न्यूक्लियस है उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। तो ये इसको टाइटली क्लोज करेगा, जैसे जैसे आप निकालना चालू करेंगे उसको बांधना चालू करेगा कि कहां जा रहे हो, रुको अभी। और ये टाइटली जब पकड़ेगा तो एनर्जी आपको बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है, ये छोड़ेगा नहीं इतनी आसानी से। मतलब यहां समस्या क्या है कि यहां एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी। जब 4 इलेक्ट्रॉन आप लॉस कराने जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि जो न्यूक्लियस का प्रोटॉन है
वो फिर जब उसके अस्तित्व पे संकट आएगा तो वो बहुत टाइटली क्लोज करेगा इलेक्ट्रॉन को और जाने नहीं देगा। फिर यहां पर क्या होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, एनर्जी बहुत ज्यादा होगी ना, एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी, है ना, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। एक कहानी तो ये जो कंडीशन है ये कर नहीं सकता, ठीक है, इतनी ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी तो फिर ये कंडीशन नहीं होगा, ठीक है, इतनी एनर्जी ये दे नहीं पाएगा, ये इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर पाएगा। अब 4 इलेक्ट्रॉन अगर गेन करता है तो फिर यहीं से देखते हैं, इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने थे, 6, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। अब बताओ 6 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन संभालना बड़ा मुश्किल, फिर अस्तित्व पे संकट हो जाएगा इसके, है ना, फिर सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाएगी, बड़ा बल्कि हो जाएगा, ये भारी हो जाएगा, है ना। अब 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को नहीं संभाल सकता, 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को संभालना इसके लिए मुश्किल हो जाएगा, भारी हो जाएगा। तो यहां समस्या हो जाएगी कि ये जो स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका ये बड़ा भारी हो जाएगा, ये बल्कि हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा, ये बल्कि हो जाएगा, भारी हो जाएगा। अब फिर इसके अस्तित्व पे संकट आ गया, इसका मतलब सीधा सीधा ये निकल के आया कि ये इलेक्ट्रॉन ना तो दे रहा है और ना ही इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ना तो लॉस करेगा और ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को जब आपने 9th में पढ़ा होगा तो आपको यह बताया गया होगा कि जितनी जरूरत उतनी शेयरिंग, जितना चाहिए उतनी की शेयरिंग कर लो। अब कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 हैं, 4 और चाहिए, है ना, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, शेयरिंग करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। अब 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कोई करेगा तो कौन सी प्रकृति हो जाएगी उसकी, चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल टेंडेंसी रखेगा। यहीं से क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके 4 बॉन्ड बना सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से 1 बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से 2 बॉन्ड, और 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से 3 बॉन्ड, और 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से 4 बॉन्ड। लेकिन ये ध्यान रखिए चारों बॉन्ड एक साथ नहीं बन सकते, ये बात हमने 9th में आपको बताई थी। 1, 2 या 3 बॉन्ड एक साथ बन सकते हैं, लेकिन अगर 4 कर दोगे तो बहुत भारी हो जाएगा, पेट दब जाएगा ना, तो 4 बॉन्ड एक साथ नहीं बन सकते। ऐसा समझो जैसे मान लीजिए कि ये बनाना है, ये 2 एटमों के बीच में 1 बॉन्ड बन सकता है, 1 बॉन्ड बन सकता है, 2 बॉन्ड बन सकता है, 3 बॉन्ड बन सकता है। लेकिन जब हम लोग 4 बॉन्ड बनाने की बात करेंगे तो मना कर देंगे कि भैया ऐसा संभव नहीं है ना। तो 4 बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके 4 बॉन्ड बनाएगा, तो इसका मतलब क्या, ये चारों एकल बॉन्ड बना सकता है, चारों एकल बॉन्ड बना सकता है, या डबल बॉन्ड और एकल बॉन्ड बना सकता है, 2 बंध और 1 बंध बना सकता है, या ट्रिपल बॉन्ड और एकल बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, मतलब ये इनमें से कुछ करके वो 4 बॉन्ड बना सकता है, या 4 के चारों सिंगल बॉन्ड बना सकता है, या 1 डबल बॉन्ड बना सकता है, 2 सिंगल बॉन्ड बना सकता है, या 1 ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, 1 सिंगल बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, इस तरह से, या दोनों डबल बॉन्ड बना सकते हैं। इस तरह से ये 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा और 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अब 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो 4 बॉन्ड बनाएगा, है ना। 4 बॉन्ड जब बनेंगे तो इसको कहेंगे टेट्राहेड्रल टेंडेंसी रखता है, ये चतुष्फलकीय नेचर रखता है। तो 4 बॉन्ड रहेंगे इसमें, 4 बॉन्ड बनेंगे, और 4 बॉन्ड क्योंकि बन रहे हैं इसलिए इसको कहेंगे कि इसकी टेंडेंसी जो होगी वो चतुष्फलकीय होगी कार्बन की, मतलब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देगा, ये टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल
हेड्रल मतलब चतुष्फलकीय संरचना होगी इसकी बात हम लोग आगे पढ़ेंगे। कार्बन की चतुष्फलकीय प्रवृत्ति, है ना। अब ये बातें हम लोगों ने कार्बन के बारे में सीखी। कार्बन के बारे में इतनी बात तो सीख ली। अब ये देखें कि कार्बन का इतना इंपॉर्टेंस क्यों भाई। जो तत्व, जो एलिमेंट नेचर में इतना कम पाया जा रहा है, उसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है इंपॉर्टेंस कार्बन की, है ना। तो कार्बन की इंपॉर्टेंस जो है वो क्यों है भाई, इंपॉर्टेंस क्यों है कार्बन की, मतलब ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। इंपॉर्टेंस मतलब कार्बन इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है यौगिक में। तो ये देखें, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है कि जो बहुत ढेर सारे कंपाउंड बना सकता है, बहुत ढेर सारे कंपाउंड बना सकता है। इतने कंपाउंड बना सकता है कि जितने सारे एलिमेंट मिलकर बना सकते हैं उससे ज्यादा कार्बन अकेले बना सकता है। सबसे तगड़ा इंपॉर्टेंस है कार्बन का। तो प्रकृति में जो भी आप देख रहे हो, जो भी प्रकृति में आप देख रहे हो, सब में अगर कोई जीवित है और जीवन के बाद अगर जिसमें मृत्यु आई है तो सब में कार्बन की प्रेजेंटेंस है। तो कार्बन जो होता है प्रकृति की लगभग सभी वस्तुओं में होता है। प्रकृति की सभी जो थिंग्स हैं उसमें पाया जाता है। प्रकृति की लगभग या अधिकतर, मतलब सब में तो नहीं पाया जाता, कुछ में नहीं पाया जाता है, अधिकतर वस्तुओं में पाया जाता है। में उपस्थित होता है। ये जो कार्बन है भाई, ये हर जगह प्रेजेंट होता है ना। जितने भी अपने आसपास थिंग्स हैं सबको आप देख लीजिए, सब में कार्बन किसी न किसी रूप में उपस्थित रहेगा। आपकी पेंसिल लेते हो, पेन लेते हो, बैग लेते हो, किताब लेते हो, या आप खाना खाते हो, ठीक है, तो सब में कार्बन कहीं न कहीं विद्यमान है। तो जो भी आपकी सराउंडिंग की वस्तुएं हैं, जो भी आपकी सराउंडिंग की थिंग्स हैं, उसमें कार्बन अधिकतर वस्तुओं में पाया जाता है, सब में नहीं, अधिकतर में पाया जाता है। दूसरी बात, जो जीवित वस्तुएं हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो है ना, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जीवित वस्तुएं हैं, उसमें कार्बन पाया जाता है। इसलिए इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, है ना। इसलिए इसके कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। मतलब सारे लिविंग थिंग्स में पाया जाता है। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जीवित चीजें हैं, ठीक है, जीवित वस्तु, जीवन वाली जितनी भी है, सब में कार्बन होगा, सब में कार्बन होगा। कोई ऐसा नहीं होगा जिसमें कार्बन नहीं। हम में, आप में, सब में कार्बन है। पेड़ पौधे, जहां भी जीवन है वहां कार्बन है। और जब जीवन के बाद वो मर जाता है तब भी कार्बन रहता है। तो आप देखें, जब हम लोगों ने कार्बन के आइसोटोप्स पढ़े थे, कार्बन के समस्थानिक पढ़े थे, तो एक कार्बन आया था C14, है ना। अब कार्बन से ही सबकी आयु निकाली जाती है। जैसे कोई आदमी है, उसका कंकाल मिल गया, तो उसके कंकाल में कार्बन का परसेंटेज देखते हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी में हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे क्लासों में, उसमें परसेंटेज देख के हम बता सकते हैं ये कंकाल कितना पुराना है। तो आयु निर्धारण भी आप कंकाल से कर सकते हैं। जितनी रॉक होती हैं, चट्टानें होती हैं, या कोई भी मटेरियल जो पुराना मिलता है, उसकी आयु निर्धारित करने का मेन जो फंक्शन होता है वो कार्बन से ही चलता है। तो कार्बन की इंपॉर्टेंस आप समझ गए ना, कि प्रकृति की अधिकतर वस्तुओं में यह कार्बन पाया जाता है, और जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उसमें तो कार्बन रहता ही है। इसीलिए इसके कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब देखें, और भी इसका इंपॉर्टेंस है। दूसरा, ये तो मतलब जनरल इंपॉर्टेंस हो गई कार्बन की। अब मेन इंपॉर्टेंस ये होता है कि हमने आपको ये बताया कि कार्बन अकेले इतने ज्यादा
कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर देता है, इतने ज्यादा यौगिक कार्बन अकेले बना देता है जितने सारे एलिमेंट मिलकर नहीं बनाते हैं। इसका मतलब क्या होगा, कोई नेचर तो होगा, कोई टेंडेंसी होगी। इस टेंडेंसी को कहते हैं श्रृंखलन। इस टेंडेंसी को कहते हैं श्रृंखलन, कैटेनेशन, है ना। तो श्रृंखलन की प्रवृत्ति पाई जाती है कार्बन में। कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, कैटेनेशन की टेंडेंसी पाई जाती है। कैटेनेशन की टेंडेंसी पाई जाती है कार्बन में। अब देखो ये टेंडेंसी क्या होती है, श्रृंखलन का क्या मतलब होता है। श्रृंखलन का मतलब होता है कार्बन अपने जैसे ढेर सारे एलिमेंट से जुड़कर लंबी श्रृंखला बना सकता है, कोई भी कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। जैसे कार्बन अकेला भी रह सकता है, ठीक है। कार्बन अपने जैसे 2 एलिमेंट से जुड़कर भी फॉर्म कर सकता है, अपने जैसे 3 एलिमेंट से भी जुड़ सकता है, ये अपने जैसे 4 एलिमेंट से जुड़कर भी ये कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है, अपने जैसे 5 एलिमेंट से जुड़कर भी ये कंपाउंड को फॉर्म कर सकता है, अपने जैसे 6 एलिमेंट से जुड़कर भी ये कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है, अपने जैसे 7 एलिमेंट से जुड़कर भी ये कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। इस तरह से ढेर सारे एलिमेंट्स जुड़ सकते हैं कार्बन के और ढेर सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो सकता है। ये कार्बन की कहलाती है श्रृंखलन। ये जो टेंडेंसी होती है कार्बन की होती है उसे कहते हैं श्रृंखलन। अपने जैसे तत्वों से जुड़कर, ठीक है, जो यौगिक बनाने की टेंडेंसी होती है कार्बन की, उस टेंडेंसी को कहते हैं श्रृंखलन। कार्बन की अपने जैसे ही तत्वों से जुड़कर, कार्बन की अपने जैसे तत्वों से जुड़कर यौगिक बनाने की जो प्रवृत्ति होती है उस प्रवृत्ति को कहते हैं श्रृंखलन, ठीक है। अब इसमें सिंपल हमने बताया चेन भी निकाल सकता है, ये ढेर सारी चेन निकाल सकता है। अब देखें ऐसे, जैसे मान लीजिए कि श्रृंखला भी बना सकता है। ये श्रृंखला देखो जैसे ब्रांचेज होती है ना, ऐसे इसने श्रृंखला भी बना दी। तो इस तरह की टेंडेंसी कार्बन में पाई जाती है, इसलिए कार्बन का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है, श्रृंखलन है, ठीक है। आगे हम देखेंगे, इसमें आप परेशान मत होइए, इसमें हम आपको आगे फिलअप करना सिखाएंगे। अभी तुरंत ही आपको हम फिलअप करना सिखा देते हैं। कार्बन से अगर कोई यौगिक का आप फॉर्मेशन कर रहे हैं तो आप कैसे उसकी वैलेंसी को कंप्लीट करते हैं। इसके पहले हमको इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी ही देख लेनी है, ठीक है। तो पहली चीज जो होती है वो होती है श्रृंखलन, ये कैटेनेशन करते हैं। दूसरी बात जो होती है, दूसरी बात ये होती है कि ये पॉलीमर बहुत बनाते हैं भाई, पॉलीमराइजेशन होता है ना। अब अगर एलिमेंट मिल रहा है, एटम मिलके ढेर सारे मतलब कंपाउंड बना रहा है तो वो तो कैटेनेशन होता है। लेकिन अगर कंपाउंड मिलके बना रहा है, एक जैसे कई हजारों लाखों कंपाउंड मिलके अगर कोई यौगिक का निर्माण करते हैं तो उससे पॉलीमराइजेशन कहते हैं, पॉलीमर बोलते हैं, है ना, पॉलीमर बोलते हैं, ठीक है। अब पॉलीमर का मतलब जैसे आप समझो कि पॉलीथीन है, ये सब जैसे बनते हैं, है ना, बहुत से ज्यादा कपड़े बनते हैं वो भी ऐसे ही बनते हैं। तो ये भी गुण इसमें पाया जाता है कार्बन में, ठीक है। ये सब की बातें हम आगे डिटेल में भी करेंगे। तीसरी बात ये होती है, दूसरा की पॉलीमराइजेशन होता है, ये पॉलीमर बनाता है। पॉलीमर का मतलब मैंने बताया कि कैटेनेशन और पॉलीमराइजेशन में अंतर होता है। कैटेनेशन का मतलब श्रृंखलन में कि कार्बन के एलिमेंट ही मिलेंगे कंपाउंड बनाएंगे, लेकिन जब कोई कार्बनिक यौगिक कोई कार्बनिक यौगिक हजारों या लाखों की संख्या में मिलकर एक श्रृंखला बना दे, एक लंबी चेन बना दे, तो उससे पॉलीमर बोलते हैं, है ना, उसे पॉलीमर बोलते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों में यह भी एक टेंडेंसी होती है कि वो पॉलीमराइजेशन भी बनते हैं। तो जिससे पॉलीथीन बनती है, ढेर सारे रेसे बनते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं इससे। तो ये भी इसकी इंपॉर्टेंस हो गई कार्बन की, है ना। अगला देखें, ये समावयवता दिखाता है, समावयवता दिखाता है। समावयवता का मतलब आइसोमेरिज्म।
समवायता का मतलब एक ही नंबर का कार्बन है, कई तरह का स्ट्रक्चर दे देगा, कई तरह का स्ट्रक्चर देगा एक ही नंबर का। जैसे 4 कार्बन का कोई कंपाउंड बना, 4 कार्बन का कोई यौगिक बना, तो उसने कई तरह की संरचना बना दी। तो एक से अलग मतलब एक ही नंबर का कार्बन, 4 कार्बन ही एक से ज्यादा कंपाउंड को बना सकता है, एक से ज्यादा यौगिक को बना सकता है। इसी तरह से हमने कहा कि कार्बन के जो तत्व हैं बहुत ढेर सारे यौगिक का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे 6 कार्बन का कोई यौगिक है तो वो केवल एक ही नहीं बनाएगा यौगिक, वो एक से ज्यादा बना सकता है, 4, 6, 10 ऐसे यौगिक बना सकते हैं ये। तो ये अब एक ही नंबर के कार्बन अगर एक से ज्यादा यौगिक का फॉर्मेशन करते हैं तो यह टेंडेंसी कहलाती है समवायता, आइसोमेरिज्म कहलाती है। ठीक है, ये टॉपिक होता है 11th में, आपको पूरा पढ़ना होता है। यहाँ यही जानिए कि ये समवायता भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों ने देखी कार्बन के बारे में। अब हम देखेंगे कि कार्बन का हमने कहा था संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये समझ लीजिए। तो जो कार्बन का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी सेल में 4। तो ये जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है इसी को कहते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, यही संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये आपका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन इसको बोलते हैं, मतलब इतनी ही इलेक्ट्रॉन की ये साझेदारी कर सकता है। अब संयोजकता इलेक्ट्रॉन अगर इसका 4 है तो इसकी वैलेंसी भी क्या होगी, 4 होगी, वैलेंसी भी इसकी होगी 4, वैलेंसी भी इसकी होगी 4। ठीक है, अब एक चीज और बचती है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। एक चीज ये बचती है कि हम लोगों ने कहा कि कार्बन जो होता है ना, सारी चीजें हम लोगों ने देख ली आज, है ना। आज कार्बन के बारे में ही पढ़ ले, कल हम लोग नामंतलेचर के बारे में पढ़ेंगे कि ये कंपाउंड जो बनाता है उन कंपाउंड को हम नाम क्या देते हैं। ठीक है, आज कार्बन के बारे में एक चीज और बाकी है, ये हम देख लेते हैं। हम लोगों ने कहा था कार्बन शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन की। शेयरिंग का मतलब क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कोई बॉन्ड बनता है, कोई बंध बनता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से अगर कोई बंध बनता है, शेयरिंग से अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, बंध बनता है, से अगर कोई बॉन्ड बनता है, बंध बनता है, तो इस बॉन्ड को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध। और जितने इलेक्ट्रॉन इस बंध में इन्वॉल्व होते हैं उनका नंबर जो होता है वो होती है कोवैलेंसी, सहसंयोजकता। इसमें जितने नंबर आप इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे एक एटम से, इस बात को ध्यान दीजिएगा, टोटल नहीं काउंट करना है, एक एटम से, है ना। तो जितने नंबर आप इलेक्ट्रॉन पर एटम इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जितने नंबर आप इलेक्ट्रॉन पर एटम उपस्थित होते हैं, इन्वॉल्व मतलब उपस्थित रहते हैं, ये कहलाते हैं, इसे कहते हैं कोवैलेंसी, कोवैलेंसी सहसंयोजकता, सहसंयोजकता। तो कार्बन के जो यौगिक हैं ये सहसंयोजी नेचर बताएंगे, यहां सहसंयोजकता होगी, है ना, सहसंयोजी नेचर करेंगे और सहसंयोजी बंध बनाएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, अब ये कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है, ये आप देखिए इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये चीजें सीख गए आप। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बंध बनता है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। और कोवैलेंट बॉन्ड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पर एटम होते हैं, मतलब एक एटम जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करती है, मतलब अगर मान लीजिए दोनों ने 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में कितना हुआ पर एटम, 2, तो कोवैलेंसी कितनी हो गई, 2। ठीक है, अब सुनो इधर, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं उतने ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। बॉन्ड का फॉर्मेशन, मान लीजिए कि ए 2 एटम है,
इनके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो एकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया। अगर दो दो है तो ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अगर तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई तो ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। इससे ज्यादा नहीं होगा, है ना, बताया था हमने, इससे ज्यादा आप बॉन्ड नहीं क्रिएट कर सकते हैं दो एटम्स के बीच में। अगर यहां एक एकल बॉन्ड है तो इसका मतलब इस बॉन्ड पे टोटल इलेक्ट्रॉन दो होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन दो होंगे। एक तो इसका होगा, इस वाले ए का, एक इस वाले ए का। यहां टोटल इलेक्ट्रॉन दो होंगे, इसके टोटल इलेक्ट्रॉन चार होंगे इस बॉन्ड में, लेकिन शेयरिंग, प्रत्येक की शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन कितना है, दो। तो यहां कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, दो। यहां इस ए का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में कितना है, तीन, और इस वाले ए का भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तीन। तो यहां कोवैलेंसी मतलब तीन, यहां कोवैलेंसी मतलब दो, यहां कोवैलेंसी का मतलब एक। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करेगा तो इस ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्मेशन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है 6, लेकिन प्रत्येक के कितने इन्वॉल्व हैं, 3। तो कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है। अब एक चीज और इसी समय सीख लो, इसमें सिग्मा पाई बॉन्ड होता है। ठीक है। तो अगर एकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, तो दो तरह के बॉन्ड बनते हैं। 9th में हमने इसको बताया था, मतलब चीजें थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिए, है ना। तो हमने 9th में बताया था कि अगर पहला बॉन्ड बनता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। अगर पहला बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है उस बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। इसके बाद के जो बॉन्ड बनते हैं वो पाई बॉन्ड बनते हैं। तो पहला बॉन्ड ज्यादा मजबूती से बनता है, तो सिग्मा बॉन्ड ज्यादा मजबूत होता है, फिर पाई बॉन्ड जो होते हैं वो कमजोर होते हैं सिग्मा बॉन्ड की तुलना में। तो ये एकल बॉन्ड केवल बना है तो ये सिग्मा बॉन्ड होगा। ये जो सिंबल है इसे सिग्मा बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं सिग्मा। तो ये क्योंकि एकल बॉन्ड ही बना तो इसका एक ही बंध है तो सिग्मा बॉन्ड है। अब यहां देखें तो पहला बॉन्ड जो बनेगा वो होगा सिग्मा और दूसरा बॉन्ड जो बनेगा वो बनेगा पाई, इसे पाई बोलते हैं। तो अगर डबल बॉन्ड है किसी मॉलिक्यूल में तो एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। अब अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो पहला बॉन्ड जो बनेगा वो तो भाई सिग्मा रहा होगा, फिर दूसरा जो बनेगा वो भी पाई रहा होगा और तीसरा भी जो बनेगा वो भी पाई रहा होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो पहला बॉन्ड तो सिग्मा का फॉर्मेशन हुआ होगा, बाकी दोनों बॉन्ड पाई होंगे। ठीक है। एक चीज और सीख लेते हैं यहां पर कि जो ये कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं, सहसंयोजी यौगिक होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कैसे करते हैं। कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड्स। यहां मॉलिक्यूल की भी बात बनेंगे या मॉलिक्यूल्स भी देख लें कि कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, या इसी में आ जाएगा सब। चलो, कोवैलेंट कंपाउंड्स अब देख लेते हैं। हमने कहा कि शेयरिंग होती है, तो आपने कहा कि शेयरिंग भाई होगी, जितनी जरूरत है उतनी की शेयरिंग करेगा। अब देखिए, मान लीजिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसकी बाय कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। एक त्याग देगा तो इसके पास बचेगा क्या, कुछ बचेगा ही नहीं। तो फिर चाहता क्या, पहली कक्षा 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है तो 1 इलेक्ट्रॉन ये लेना चाहता है। 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन या तो कोई दे दे इसको, या 1 इलेक्ट्रॉन की ये शेयरिंग करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ये अपने ही एटम से भी कर सकता है। तो ये अपना मॉलिक्यूल अगर कोई बनाता है, कोई अगर एटम अपना मॉलिक्यूल बनाता है तो जनरली उसमें कोवैलेंट बॉन्ड का ही फॉर्मेशन होता है। आप देखें कि जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, तो हाइड्रोजन में हम लोगों ने देखा कि एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसका परमाणु क्रमांक 1 है तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, तो 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। अब देखें क्या होता है, ये मान लीजिए ये पहले वाले हाइड्रोजन का
पहला वाला हाइड्रोजन है, ये दूसरा वाला हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों अलग अलग हैं। अब इन लोगों ने कहा कि हम इलेक्ट्रॉन तो दे नहीं सकते, अस्तित्व का खतरा है, तो साझेदारी कर सकते हैं। हम लोग क्या करें कि साझेदारी कर लें, एक एक की जरूरत है तो एक एक की साझेदारी ये कर लेंगे। तो एक एक की साझेदारी कर लेंगे तो साझे में ये नजदीक आ गए, और साझेदारी में पहले वाले हाइड्रोजन ने भी अपना इलेक्ट्रॉन दिया और दूसरे ने भी दिया। अब इन साझेदारी के इलेक्ट्रॉन पे दोनों का समान अधिकार है, तो दोनों की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है तो एकल बॉन्ड दिखाएंगे इसके बीच में, और एकल बॉन्ड बन गया तो यही हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हो गया। तो इस तरह से कोवैलेंट का बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। अब एकल कोवैलेंट बॉन्ड। अब ऑक्सीजन की बात कर लें तो डबल का भी एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा। अब अगर मान लीजिए कि हम लोग ऑक्सीजन की बात कर लें, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड की एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीजन की बात करके। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। कितने की जरूरत है? 2 की। तो कितने की साझेदारी करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन की। तो ये हो गया पहले वाले ऑक्सीजन का घेरा। 6 इलेक्ट्रॉन हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, 1 2 3 4 5 और 6। दूसरा वाला ऑक्सीजन है ये, इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब करेंगे क्या? ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, क्योंकि दोनों को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयरिंग में देंगे। पहला वाला ऑक्सीजन दिया, दूसरा वाला ऑक्सीजन दिया। अब पहले वाले के पास अब 4 इलेक्ट्रॉन बच गए भाई, 2 दिया 6 थे, 4 बच गए। दूसरे वाले के पास भी 4 बच गए। अब देखिए ऑक्टेट, देखिए साझे का इलेक्ट्रॉन सबका है तो 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, 8 हो गए, 8 ये हो गया। इसने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। तो ये जो एग्जाम्पल हो गया वो, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है तो डबल बॉन्ड यहां कर देंगे, तो ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है। इसी तरह से नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को देख लेते हैं तो आपको ट्रिपल बॉन्ड का समझ हो जाएगी, ट्रिपल बॉन्ड की। अब नाइट्रोजन N2, तीसरा एग्जाम्पल। यहां पे नाइट्रोजन की बात अगर आप करोगे तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो 2,5 ये होता है ना। अब 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, है ना, जितना चाहिए उतनी की शेयरिंग करेगा। तो दोनों नाइट्रोजन 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे। ये पहले नाइट्रोजन का गोला है, ये दूसरे नाइट्रोजन का गोला है। इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। यहां भी 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। अब ये दोनों जब साझेदारी करेंगे तो क्योंकि 3 की जरूरत थी तो 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी ये कर देंगे, 1 2 3 4 5 6। ज्यादा छोटा हो गया भाई, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना दें, इधर मिटा दें ऑक्सीजन जी को। अब देखिए ये क्या होगा, शेयरिंग जब करेंगे, थोड़ा सा बड़ा बना दिया हूं, आप सेम बनाइएगा। ये पहला वाला नाइट्रोजन है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन डाल दिए अपने साझेदारी में, दूसरे वाले ने भी 3 इलेक्ट्रॉन डाल दिए साझेदारी में। पहले के पास 2 बचे और दूसरे के पास भी 2 बचे। अब गिनो, 6 2 8, 6 2 8, इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब क्योंकि 3-3 इलेक्ट्रॉन साझेदारी में थे तो ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएंगे। तो ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बना। ठीक है। आगे हम लोग कुछ कोवैलेंट कंपाउंड का भी इस तरह से देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक संरचना देखेंगे कुछ कोवैलेंट कंपाउंड की, सहसंयोजी यौगिक की। ठीक है। आज के लिए इतना ही, लेकिन इस बात को यह ध्यान दीजिएगा कि आगे हम लोग पढ़ेंगे इसका गलनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है। मेनली हम नामंतलेचर की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।